गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको कराने वाली हूँ आपका अर्थशास्त्र में खंड ख उसका फर्स्ट चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र, उसका परिचय। समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, इसमें इस चैप्टर का पूरा हमें सार दिया हुआ है। तो समष्टि अर्थशास्त्र एक होता है कि जिसका बड़े लेवल पर हमें अध्ययन किया जाता है। तो इसके डेफिनेशन में क्या होगा कि इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर आदि। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें हम बड़े लेवल पर अध्ययन करते हैं, है ना। बड़े लेवल पर बड़े समूहों का अध्ययन किया जाता है, तो इसीलिए इसमें कुल रोजगार का अध्ययन करेंगे, कुल आय का अध्ययन करेंगे। और व्यष्टि में क्या करते हैं, हम छोटे रूप में करते हैं, उसके एक पार्ट का अध्ययन करते हैं व्यष्टि में। और समष्टि में करते हैं उसका पूरे सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं बड़े लेवल पे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है? नंबर 1, यह समष्टि इकाइयों का अध्ययन है, मतलब कि यह सभी को मिलाकर छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, उनको मिलाकर उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अब इसमें क्या होता है, ये पूरी अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, ठीक। समष्टि आर्थिक चर जैसे राष्ट्रीय बचत, विनियोग, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, इसमें अध्ययन इसका किया जाता है। इस विषय की इसमें अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि उपकरणों जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति, इन सभी का उपयोग किया जाता है। ये इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। आगे है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। आय व्यय रोजगार का सिद्धांत है इसमें, और उपभोग फलन का सिद्धांत, रोजगार फलन सिद्धांत, मुद्रास्फीति का सिद्धांत, ये इसके कुछ सिद्धांत हैं। व्यापार चक्रों का सिद्धांत है, आर्थिक विकास का सिद्धांत है, और वितरण का समष्टिपरक सिद्धांत। अब समष्टि अर्थशास्त्र के दोष या उसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं? व्यक्ति तथा व्यक्तियों के लघु समूहों पर लागू किए गए निष्कर्ष सदैव सही नहीं होते। इसमें क्या कहते हैं कि इसकी क्या सीमाएं हैं कि व्यक्ति या व्यक्तियों के लघु, मतलब छोटे अगर समूहों पर हम कोई चीज़ लागू कर रहे हैं तो उसका निष्कर्ष हमेशा ये नहीं कि सही होंगे, है ना, क्योंकि ये तो बड़े लेवल के लिए है। समूह की अपेक्षा समूह की रचना अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें जो समूह की रचना करते हैं वो जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समूह महत्वपूर्ण एवं रोचक हों। इसमें कह रहे हैं कि जो हमने ग्रुप लिए हुए हैं वो मतलब इंटरेस्टिंग और रोचक होने चाहिए, ये नहीं कि हमने ऐसे उठा लिए कहीं से भी। मापक की भिन्नता के कारण समूह की माप कठिन समष्टिपरक विश्लेषण में अनेक विरोधाभास उत्पन्न होते हैं। अब इसका महत्व क्या है, क्यों हम इसे यूज़ करते हैं अर्थशास्त्र में? तो ये कह रहा है एक जटिल अर्थव्यवस्था को समझने में यह सहायक होता है, ये इसका एक गुण है, यह महत्व है। आर्थिक नीतियों के निर्माण में ये सहायक है। राष्ट्रीय आय के रूप में अर्थव्यवस्था के समस्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास के अध्ययन में इसका सहायक है। मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में ये सहायक है। सामान्य बेरोजगारी के कारणों, प्रभावों और उपचारों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और जी आर्थिक उच्चावचनों के कारणों का विश्लेषण किया जाता है, मतलब इसका समग्र रूप में आर्थिक समस्या का समग्र रूप से अध्ययन करने में यह सहायक है। अब वो कह रहे हैं कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र परस्पर निर्भर हैं, मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि प्रतियोगी नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। पूंजीवाद। अब पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है, निजी अधिकार होता है, और इसका प्रयोग लाभार्जन के लिए किया जाता है, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब पूंजीवाद की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? मूल्य यंत्र द्वारा नियंत्रण होता है इसका। केंद्रीय योजना का अभाव होता है इसमें। आर्थिक स्वतंत्रता होती है, ठीक है। कैसे? जैसे उपभोक्ता की स्वतंत्रता होती है, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होती है, बचत करने की अपनी स्वतंत्रता है, और विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट करने की भी इसमें स्वतंत्रता होती है। निजी संपत्ति का अधिकार, इसमें अपनी जो पर्सनल वो है, अपनी तुम्हारी प्रॉपर्टी, उसका अधिकार होता है। प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है। इसमें मेनली क्या होता है कि जो भी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसका क्या उद्देश्य होगा? अधिकतम लाभ अर्जित करना। इसमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। वर्ग संघर्ष होता है, आपस में वर्गों के बीच में संघर्ष होता है। और आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताएं कैसे होती हैं कि जो इसमें जो वो है समूह है वो दो वर्गों में बटा होता है, किसी को तो बहुत ज़्यादा इनकम होती है और किसी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो आय की इसमें असमानता होती है। आगे चलते हैं
इसमें आय का चक्रीय प्रवाह और वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, द्विक्षेत्रीय मॉडल, ये आपको सब ये इसमें लिखने होंगे। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में कर लेना। इसमें देखो सबसे ज़्यादा क्या है कि उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपयोग की जाती हैं और जिनका आगे की किसी उत्पादन क्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब कि ये अंतिम उपभोक्ता के लिए क्या वस्तुएं कौन सी होती हैं जो अंतिम उपभोग के लिए खरीदी और उपभोग की जाती हैं, इनका आगे किसी उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता। उत्पादक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक फर्म द्वारा वस्तुएं उत्पादित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जिन्हें एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म से कच्चे माल के रूप में खरीदा जाता है। ये तो मिड की वस्तुएं हो गई, क्योंकि ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग हो रही है, उसके बाद उसका क्या बनेगा, फिर दूसरी वस्तु बनेगी। पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उत्पादन कार्यों में किया जाता है, न कि उपभोग के लिए। ठीक है, तो पूंजीगत वस्तुओं का प्रयोग उत्पादन में किया जाता है, उपभोग में नहीं। उसके बाद है हमारा अंतिम उत्पाद। अंतिम उत्पाद का अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा होता है और उन्हें फर्मों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, स्टॉक एवं प्रवाह। निवेश आपको पता है, निवेश से आशय पूंजी के स्टॉक में वृद्धि से है। घिसावट या मूल्य ह्रास क्या होता है कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली घिसावट को मूल्य ह्रास कहते हैं। मान लीजिए हमने किसी उद्योग को लगाया और उसमें हमने मशीनरी भी लगाई है, तो मशीनरी में जो टूट फूट हो रही है, उसमें जो खराबी हो रही है, तो वो हमारी क्या होगी, घिसावट होगी या मूल्य ह्रास, क्योंकि उसमें हमारा पैसा लग रहा है तो मूल्य का ह्रास हो रहा है। इस तरीके से आय का रिसाव है, इसमें आय का रिसाव होता है। और उसके बाद आय का अंतःक्षेपण। बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं इसमें कि सही विकल्प कौन सा है। व्यष्टि तथा समष्टि शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम किसने किया? तो इसमें सबसे पहले किया है इन्होंने रैगनर फ्रिश ने। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग। समष्टि अर्थशास्त्र के अभ्युदय का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जाएगा कीन्स को। अगर केवल समष्टि के लिए कहें तो कीन्स को। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? ये हैं कीन्स। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1936। अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? व्यापक। मैक्रोज माने व्यापक और माइक्रो माने सूक्ष्म। ठीक है, अगर माइक्रो होगा तो माइक्रो माने क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? ये सभी इनकी विशेषताएं हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय, इसमें कुल रोजगार का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है, चर समष्टि अर्थशास्त्र विषय सामग्री के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तो ये सभी इसके उपयुक्त सभी। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय क्या है? राष्ट्रीय आय का सिद्धांत है इसमें। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, कैसा अध्ययन है समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन? अर्थशास्त्र में रोजगार के अवसरों का अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो ये सभी इसके में सम्मिलित हैं। सरकारी आर्थिक नीति, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इसलिए उपयुक्त सभी। डी। सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। रोजगार सिद्धांत का संबंध है किससे है? समष्टि अर्थशास्त्र से है। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन का विषय सम्मिलित है? तो ये सभी आ जाएंगे। आय का भी, सामान्य कीमत स्तर भी, व्यापार चक्रों का सिद्धांत भी, सारे सिद्धांत है इसमें, तो उपयुक्त सभी। पूंजी के स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है? पूंजी निर्माण कहलाती है। जब अगर पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करेंगे तो पूंजी निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? तो संपत्ति एक स्टॉक है। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो ये सामूहिक अर्थशास्त्र विरोधाभास और व्यक्तिगत इकाइयों की उपेक्षा, ये दोनों ही इसकी विरोधाभास है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? सामान्य संतुलन पर आधारित है। चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों शामिल है, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसमें आ जाएंगे तीनों, ये उपभोग, निवेश, आय, ये तीनों ही हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा डी। स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो इसमें भी धन, मुद्रा का परिमाण, गोदाम में रखे गेहूं की मात्रा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर डी। वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो वस्तुओं का प्रवाह और सेवाओं का प्रवाह दोनों ही शामिल हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित में कौन सा प्रवाह नहीं है? तो पूंजी एक प्रवाह नहीं है और सब की सब प्रवाह हैं।
डैश का कोई समय प्रमाप नहीं होता। किसका नहीं होता? तो स्टॉक का नहीं होता। टंकी में रखा पानी किसका उदाहरण है? तो टंकी में जब हम पानी रखते हैं एक स्टॉक का उदाहरण है, स्टॉक करके रखते हैं ना पानी को। बचत डैश प्रवाह में होने वाला एक रिसाव है। कौन से प्रवाह में होने वाला रिसाव है एक? तो बचत होगा मौद्रिक प्रवाह में होने वाला एक रिसाव है। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आपको चैप्टर के कुछ ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न समझ आ गए होंगे, और मैंने जो ये कुछ डेफिनेशंस क्लियर कराई हैं इन्हें अपनी नोटबुक में कीजिएगा और मुझे ग्रुप में सेंड कीजिए, और इन्हें साथ साथ याद भी करते चलना है। ओके, थैंक यू।